जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चों, जो पूर्णांक रहेगा आपको जो है 100 नंबर को मिलेगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और बच्चों, ये जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। देखो बच्चों, जो समय आपको मिलेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। कितना समय मिलेगा? समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट पहले जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। 1 से 10 तक बहुविकल्पी रहेगा, जो एक एक नंबर रहेगा। बहुविकल्पी जो क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर रहेंगे। उसके बाद बच्चों अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनका 10 शब्दों में देना रहेगा उत्तर और एक वाक्य में यानी देना रहेगा। और यहाँ बच्चों आपको 2 नंबर मिलेगा। जो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे 10 अंक रहेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे, और एक वाक्य में आपको देना पड़ेगा, एक एक नंबर मिलेगा। उसके बाद लघुत्तरीय है, जिनका लगभग 50 शब्दों में देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद लघुत्तरीय फर्स्ट टाइप, लघुत्तरीय सेकेंड टाइप, यानी 2 मेल का मिलेगा आपको। उसके बाद में फिर रहेगा बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो 100 से 125 शब्दों में। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनका लगभग 250 शब्दों में। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है विश्व व्यापार की स्थापना करना, परमाणु अपसार और विश्व राजनीति में तृतीय गुट का निर्माण, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। सही जवाब हो गया डी हो जाएगा, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है बच्चों? पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है बर्लिन की दीवार को। किसे माना जाता है बच्चों? बर्लिन की दीवार को। ठीक है। आप लोग जानते हो, जो साम्यवादी थी वो सोवियत संघ ने अपनाया था, और पूंजीवादी अमेरिका ने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया था? अमेरिका ने अपनाया था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि जो है देखो एक एक नंबर पर रहेगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ? तो 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी? आपको बताना है। तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी दोस्तों। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे एक नंबर का हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश ऐसा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? भारत है, बांग्लादेश, पाकिस्तान की म्यांमार? इसमें से सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार बच्चों ये सार्क का सदस्य नहीं है। देखो सार्क यहाँ का है, का उठा कर देंगे तो काठमांडू हो जाएगा। काठ है मांडू, यानी सार्क जो है मुख्यालय कहाँ है? जो है काठमांडू में है। सार्क में टोटल कितने देश हैं? सार्क में देखो का है दोस्तों, का को हम ऐसे कर देंगे, और ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा 8। इसको मिटा देंगे तो बन जाएगा 8। यानी सार्क में 8 देश हैं। एक प्रकार से क्षेत्रीय संगठन है ये। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी जो है बच्चों वो 10 हैं। ठीक है। अस्थाई कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? टोटल 15 है, जिसमें 10, 5 अस्थाई 10 अस्थाई। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? 10 है, और अस्थाई कितनी है? 5। टोटल कितनी हुई पूछेगा टोटल, तो आप लिखेंगे 15 जो। वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है अस्थायी सदस्य हैं? यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? आपको बताना है। तो बच्चों 8 नंबर सही जवाब ये हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा। क्या कौन कौन से हो जाएंगे? ब्रिटेन और फ्रांस। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने जो है परमाणु परीक्षण जो है कब किया?
तो वर्ष 1974 ईस्वी में। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर है क्वेश्चन कि नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1960 में, 1965 में, 1967 में, 1975 में। तो 10 सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 1967 ईस्वी में। यानी जो है नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1967 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो बच्चों 2 अंकों का रहेगा। अतिलघुत्तरीय प्रश्न कितने अंकों का? 2 अंकों का। 2 अंक आपको मिलेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे अतिलघुत्तरीय। शीत युद्ध के कोई 2 कारण लिखिए। शीत युद्ध के जो है कोई 2 कारण लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे शीत युद्ध है क्या। देखो चैप्टर पहला ही है शीत युद्ध। ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। युद्ध कोई युद्ध नहीं होता है, ना कोई खून खराबा, ना कोई रक्तचाप, बिना युद्ध लड़े, यानी युद्ध नहीं होता लेकिन बच्चों युद्ध जैसी स्थिति हमेशा ही बनी रहती है, और इसी कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका एक तरफ था, अमेरिका एक तरफ था जो है सोवियत संघ, यानी 2 महाशक्तियों के बीच जो है शीत युद्ध लड़ा गया था। ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है बच्चों। तो शीत युद्ध के जो है कोई 2 कारण लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। शीत युद्ध के कोई 2 कारण लिखना है। तो शीत युद्ध के 2 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा जो है बर्लिन की जो है घेराबंदी। नंबर 2 बच्चों, परमाणु बम का आविष्कार। ठीक है, यही शीत युद्ध के 2 कारण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था? सोवियत संघ के विघटन का आरोप जो है किस पर लगाया गया था? 2 नंबर का है। चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को जो है उत्तरदायी माना गया, क्योंकि उनकी नीतियां कितनी भी लुभावनी रही थी लेकिन देश में कालाबाजारी, जमाखोरी आदि का माहौल पैदा हो गया था। उसकी जो है सुधारवादी नीति के कारण ही बाल्टिक गणराज्यों ने अलग होने की आवाज़ उठाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। नेपाल गणतंत्र कब बना? एक होता है गणतंत्र, एक होता है राजतंत्र। गणतंत्र लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र बच्चों, राजतंत्र में एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है, राजा ही सर्वे सर्वा होता है। लेकिन लोकतंत्र में कई लोगों द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र में जनता द्वारा जो है सरकार चुनी जाती है, शासन होता है। तो यहाँ पूछ रहा है नेपाल जो है गणतंत्र कब बना? आइए इसका उत्तर देखेंगे। 2 नंबर है, 2 नंबर का है। देखो बच्चों, वर्ष 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात नेपाल में राजतंत्र, हमने बताया कि राजतंत्र में एक ही व्यक्ति का शासन होता है, रही राजा होता है, राजा ही सर्वे सर्वा होता है, इसमें चुनाव वगैरह नहीं होता है। 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लोकतांत्रिक आप लोग जानते हो जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। ठीक है बच्चों, तो 2008 में नेपाल में राजतंत्र को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर का है, जो है यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई? तो यूरोपीय संघ द्वारा बच्चों साझी मुद्रा यूरो चलाई गई। वर्तमान में इसे 19 सदस्य देशों द्वारा जो है अपनाया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस यानी सार्क के 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। दक्षेस जिसको हम लोग सार्क कहते हैं, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू है। ठीक है, तो सार्क के 2, ये बच्चों सार्क क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है के 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। तो सार्क के 2 सदस्य देश और उनकी राजधानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, जिसकी राजधानी जो है ढाका है। नेपाल, जिसकी राजधानी क्या है? जो है काठमांडू है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुरक्षा परिषद के जो है क्या कार्य हैं। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग इतने जानते हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका स्थापना क्यों की गई थी बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की गई थी, भविष्य में युद्ध न होने पाए, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है बच्चों। नंबर 1, सुरक्षा परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। नंबर 2, यह परिषद विश्व के किसी भी देश से संबंधित झगड़े या विवादों का समाधान हेतु परिषद में विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय ले सकती है। नंबर 3,
परिषद अपने किसी निर्णय को जो है प्रभाव में लाने हेतु सैन्य कार्यवाही का भी सहारा ले सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देश की नीति निर्माताओं ने जो है कि देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए जो है खतरा माना। देश के नीति निर्माताओं ने किस देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना है? तो उत्तर देखेंगे हम लोग। देखिए, देश के नीति निर्माताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए जो है खतरा माना है। क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं बच्चों? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह समझौता वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को जो है 16 फरवरी 2005 से जो है लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत रंग क्रांति जो है बच्चों दूध से संबंधित है। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और क्रांति में क्या होता है? एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव। ठीक है, तो बच्चों श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, श्वेत क्रांति दूध के अधिक उत्पादन एवं दूध से बने पदार्थों जैसे मक्खन, दही, पनीर आदि के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि से संबंधित है। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले देश किसका निर्धारण करता है? गुटनिरपेक्षता यानी किसी गुट में बच्चों शामिल ना होना, ना तो सोवियत संघ में ना तो अमेरिका में। इसी को कहते हैं गुटनिरपेक्षता। अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। नहीं, यानी किसी गुट में शामिल ना होकर बच्चों। गुट आप लोग जानते हो, सोवियत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दो ही गुट थे, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका। तो इन सब गुटों में ना रहकर जो है अपना अलग से रहना, अपना अलग नीति नियम बनाना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश किसका निर्धारण करता है, ये पूछ रहा है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश जो है एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है बच्चों। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश एक स्वतंत्र विदेश नीति का जो है क्या करता है? निर्धारण करता है, यानी अपने से सबसे अलग रखता है। चलो अब हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार का, वर्षा पैक्ट क्या है? संक्षेप में समझाइए। देखो बच्चों, ये लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न, एक क्वेश्चन ये 5 अंकों का आपका रहेगा। कितने अंकों का? 5 अंकों का रहेगा। तो वर्षा पैक्ट क्या है, संक्षेप में समझाइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। वर्षा पैक्ट क्या है, संक्षेप में समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखें। देखो, नाटो एक बच्चों एक संगठन है, ये भी 12 देशों का संगठन है। नाटो में पश्चिम जर्मनी के शामिल होने के तुरंत बाद ही सोवियत संघ और उसके आश्रित राज्यों के बीच वर्षा संधि में होता है समझौता। वर्षा संधि वर्ष 1955 पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक पारस्परिक रक्षा समझौता था जिसे पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी की नाटो सदस्यता के विरुद्ध सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में देखा था। सोवियत संघ द्वारा जो है बर्लिन की घेराबंदी ने पश्चिम की सैन्य कमजोरी को जो है प्रकट किया था, जिससे वे निश्चित रूप से सैन्य तैयारी करने को प्रेरित हुए। परिणाम स्वरूप बच्चों वर्ष 1948 में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों ने युद्ध के मामलों में सैन्य सहयोग का वादा करते हुए ब्रुसेल्स रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद में ब्रुसेल्स रक्षा संधि में अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे भी शामिल हो गए जैसे देश शामिल हो गए तथा अप्रैल 1949 में नाटो का गठन हुआ। नाटो देश इनमें से किसी एक पर भी जो है हमले के सभी देशों पर हमले के रूप में देखने और अपने सैन्य बलों को जो है एक संयुक्त कमान के अंतर्गत रखने पर सहमत हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी 2 चिंताओं का जो है उल्लेख कीजिए। वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी 2 चिंताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। उसके बाद में है सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए बच्चों। तो हम इसको देखेंगे। 23 नंबर उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड एग्जाम जरूर आएगा। वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी 2 चिंताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए उसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, वैश्विक राजनीति का मुद्दा बनाने वाली पर्यावरण संबंधी 2 चिंताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वैश्विक स्तर। वैश्विक मतलब होता है विश्व स्तर पर। वैश्विक स्तर पर किसी योग्य भूमि में कमी के साथ साथ मृदा की उर्वरता में भी जो है कमी हो रही है। मृदा में होता है मिट्टी बच्चों। मृदा की उर्वरता में भी कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त चारागाहों के समाप्त होने तथा जलाशयों में प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जल की मात्रा घटने से मत्स्य के साथ साथ यानी मछली के साथ साथ
खाद्य उत्पादन में भी जो कमी आ रही है। खाद्य में जैसे गेहूँ हो गया बच्चों, चावल हो गया, जौ हो गया, ठीक है, ये सब खाद्य के अंतर्गत आता है। तो मत्स्य के साथ साथ मछली के साथ साथ खाद्य उत्पादन में भी जो है कमी आ रही है। वैश्विक स्तर पर समुद्र तटीय क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलाप तथा समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है। बहुत सरल है, आप अपने मन से कर सकते हैं। नई कृषि नीति सरकार ने जो है क्यों अपनाई? चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। सरकार द्वारा नई कृषि नीति अपनाने के कारण निम्नलिखित है बच्चों। नंबर 1, खाद्य संकट। खाद्य आप लोग समझ गए, गेहूँ चावल। खाद्य संकट के दौरान देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण सरकार जो है खाद्यान्न पूर्ति के विषय में चिंतित थी। इस समस्या के जो है निवारण के लिए सरकार ने नई कृषि नीति को अपनाने का जो है विचार किया। नंबर 2 बच्चों, खाद्यान्न के संदर्भ में पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो जाने के कारण अमेरिका द्वारा सरकार पर डाले जा रहे दबाव के परिणाम स्वरूप सरकार ने जो है नई कृषि नीति अपनाई। अगला नंबर है, देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नई कृषि नीति को जो है अपनाना पड़ा। तो बच्चों ये थे नई कृषि नीति, सरकार की नई नीति कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25, भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षेप में चर्चा कीजिए। आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा किए गए तर्कों के बारे में बताइए। तो लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार का प्रश्न हम लोग चलिए इसका उत्तर देखेंगे। आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा किए गए तर्कों के बारे में बताइए, इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा जो है किए गए तर्कों के बारे में बताइए। तो आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए गए थे। नंबर 1, विपक्षी दल और संसदीय राजनीति द्वारा जो है शासक दल की अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने नहीं दिया गया था। नंबर 2, आंतरिक गड़बड़ी का संकेत देकर जो है वर्ष 1975 में आपातकाल लगाया गया था। नंबर 3, आंतरिक कलह व गृहयुद्ध की स्थिति थी जो कि राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन गई थी। देश के विरुद्ध बच्चों अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से गठबंधन करने की साजिश की जा रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों हम लोग लघुत्तरी सेकंड प्रकार क्वेश्चन देखेंगे जो 6 अंकों को आपको मिलेगा, 6 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। लघुत्तरी सेकंड प्रकार, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं। देखो ये क्वेश्चन है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे, आइए इसको देखेंगे। लघुत्तरी सेकंड प्रकार क्वेश्चन है। तो बच्चों शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों ही प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई, जिनके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ से अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में जो है हथियारों की होड़ शुरू हो गई। ठीक है बच्चों, यानी सभी अपना अपना हथियार रखने लगे, सभी देश। दोनों गुट बोले तो अमेरिका एवं सोवियत संघ, दोनों गुट अमेरिका एवं सोवियत संघ यह अनुभव करते थे कि यदि आमने सामने युद्ध होता है तो दोनों गुटों को ही जो है अत्यधिक हानि होगी और दोनों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास जो है परमाणु बम थे। इसी कारण बच्चों शीत युद्ध के दौरान हथियारों में कमी करने के लिए एवं हथियारों की मारक क्षमता जो है कम करने के लिए हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो एक आध क्वेश्चन दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे बच्चों हम लोग, जो 8 नंबर को आपको मिलेगा। कितने अंकों का? 8। जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है, कई बार परीक्षाओं में आ रहा है, तो वेरी इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आपातकाल के बाद जो है आपातकाल की बात की राजनीति में जनता पार्टी सरकार के गठन एवं पतन के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए बच्चों। आपातकाल के बाद राजनीति में जनता पार्टी सरकार के गठन एवं पतन के प्रमुख कारणों पर जो है चर्चा कीजिए। 8 नंबर का है, देखो इस तरीके इसका उत्तर देखेंगे। आपातकाल के बाद बच्चों मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें जनता ने मतदाता के रूप में लोकतंत्र विरोधी सरकार को जो है मत न देकर दंडित किया। लोकसभा चुनाव 1977। आपातकाल के 18 माह के बाद सरकार ने जनवरी 1977 में चुनाव कराने की जो है घोषणा की। नंबर 2, चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी के नाम से एक दल की स्थापना की। इस पार्टी का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। बाद में जो है बाबू जगजीवन राम द्वारा जो है निर्मित कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी भी जो है जनता दल में शामिल हुई। लोकसभा चुनाव 1977 के परिणाम।
वर्ष 1977 में कांग्रेस की पहली बार जो है लोकसभा चुनाव में हार हुई। इन चुनावों को जो है जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया था। इन चुनावों का विवरण निम्न था। नंबर 1, कांग्रेस जो है लोकसभा केवल 154 सीटों पर ही विजय प्राप्त कर पाई, जिसमें से उसे 35% से भी कम जो है वोट मिले प्राप्त हुए। नंबर 2, जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को कुल 542 सीटों में से 330 सीटें प्राप्त हुई। जनता पार्टी ने 255 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए और भी पढ़ाई की प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको और वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।